रही है वेक्टर में तो बिल्कुल बताइएगा, मैं उसको डिटेल में जाऊंगा वहां पर। a माइनस बी मॉड स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस बी। करेक्ट, ये होता है। अब इन दोनों को ऐड कर दे, अगर ये दोनों को ऐड कर दे तो आपका रिजल्ट आएगा a प्लस बी मॉड स्क्वायर प्लस a माइनस बी मॉड स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। सही है ना? तो इसकी मीनिंग क्या हुई, ये दो डायगोनल्स हैं, so you can say कॉम्प्लेक्स में ये रिजल्ट लिखा रहा हमने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम is equal to sum of square of its all sides, sum of square of its all sides। ये है तुम्हारा एक रिजल्ट पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में अगर तुम्हें दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, आप जैसे कि ऐसा कह सकते हो यह एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मान लो 3 दिया है, ये 4 दिया है और ये 3 दिया है, और ये लेंथ ऐसा करते, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं, ऐसा कुछ किया। तो तुम्हें ये दूसरा डायगोनल बताना है, ये क्या होगा, ये डायगोनल क्या होगा। तो अभी जो रिजल्ट्स बताया उसके अनुसार उसके रिलेटेड नहीं है, ये 4 नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू हमें कुछ और लिखनी पड़ेगी। मान लो ये तुम्हारा नहीं, ये 3, ये 4 और इसको 5 ही कर, 3 4 5, ये ठीक है। तो ये नेक्स्ट ये वाला क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं और फिर तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो sum of squares of the diagonal is sum of squares of all sides। ये रिजल्ट है, वेक्टर से आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैंने ये बताया था। सो इसको रब करें। नहीं सर, 1 मिनट ऊपर नहीं सर, 1 मिनट। तो बताओ तुम लोग अगर इसको डिटेल में ये सब चीज जानना चाहते हो, लाइक फिजिक्स का पार्ट है तो हम बताएंगे डिटेल में भी। ठीक है सर। हाँ सर बताओ। ठीक है सर, आपने बताया था ना इसका मतलब स्क्वायर होता है तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। वो सब तो बताएंगे, वो पार्ट तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ यहाँ पर। तो ये पैरेललोग्राम लॉ था, बट बिफोर दैट वी हैव ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहते हैं, ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इससे इसको ज्वाइन कर दो तो ये ए प्लस बी।
यानी थर्ड साइड इज रिजल्टेंट ऑफ टू। हम लोग एक्चुअल में वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वेक्टर क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो हम यदि इस तरीके से मूव किया, इस पॉइंट से मान लो O है, ये A है और ये B है, पहले हम O से A गए फिर A से B गए, तो रिजल्टेंट तुम्हारा OB हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ कोई पॉइंट है और इससे तुम ऐसे करके तुम जा रहे हो यहाँ A से B, तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बस इतना ही सा होगा, इतना ही सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो तुम्हें पता है जो वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर डिपेंड अपॉन रिजल्टेंट वेक्टर, और यू कैन से रिजल्टेंट वेक्टर डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये पोजीशन तुम्हारा आसानी से A+B आ जाएगा ट्रायंगल लॉ से। बट इन दिस केस हम लोग जो मैथमेटिक्स में जो वेक्टर यूज करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ कम यूज करते हैं, उसकी जगह एक डिफरेंट पार्ट यूज करते हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, जो तुम लोगों ने पढ़ा है। अगर एक वेक्टर A यहाँ पर है तो इस वेक्टर को यहाँ भी कर सकते हैं। ऑल आर सेम वेक्टर, ये सभी के सभी सेम वेक्टर है। तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल। पैरेलल वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, मीन्स ऑल आर सेम। So what is position? This is very important part of mathematics. Position vector. कोई बता सकते हो क्या पोजीशन वेक्टर क्या होता है? Anyone? बताओ, सभी लोग हैं क्लास में? हाँ बताओ, कोई बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सर मतलब उसका वो ओरिजिन से हम मतलब यूनिट वेक्टर बनाते हैं ना, वो यूनिट वेक्टर से पोजीशन यूनिट वेक्टर वेगळं आहे रे। पोजीशन वेक्टर मतलब है ये जो है किसी पॉइंट का पोजीशन बता। देखो वेक्टर जो है, एक तो वेक्टर तुम डायरेक्शंस वाली बात करते हो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का 3 डायमेंशन में पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि पोजीशन मतलब वो एक ऐसा वेक्टर है जिसमें हम इनिशियली ओरिजिन हमारा पॉइंट है। यस, कह सकते हो इनिशियल ओरिजिन तुम्हारा पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स, ऐसा कह सकते हो, रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ a point with respect to origin। origin के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन बता। देखो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता सकता है कि नहीं बता सकता? फायदा क्या है, कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं। जब 2 डायमेंशन में जाते हो तो अगर तुम 1,2 बोलते हो 1,2, तो ये भी तो पोजीशन बताता है किसी पॉइंट का, राइट? और z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा बोलते हो तो ये भी पोजीशन बताता है, हाँ सर। करेक्ट?
और एक वेक्टर अगर बोल दें, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इट इज पोजीशन वेक्टर, हम बोल दें कि इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो ये भी पोजीशन बता देगा। इन तीनों में क्या डिफरेंस, कोई बता सकते हो क्या डिफरेंस है इन तीनों? सर अगर वेक्टर फॉर्म में वो दिया हो तो फिर हम उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो हर केस में निकाल सकते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्शन क्या है इसमें, जो है ये वाला आर थीटा फॉर्म में थीटा डायरेक्शन है, यहाँ भी आर थीटा फॉर्म में थीटा डायरेक्शन है। पोलर फॉर्म होता है ना, क्या कहते हैं तुम्हारे स्ट्रेट लाइंस में भी पोलर फॉर्म होता है, तो थीटा ही डायरेक्शन हो जाएगा। सर हाँ बोलो। ऐसा कह सकते क्या, अगर हमने 1,2 लिखा होगा तो हम मतलब किसी भी डायरेक्शन से ओरिजिन 1,2 तक जा सकते हैं ओरिजिन से, लेकिन अगर ए वेक्टर लिखा तो उसका मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो जाएगी। नहीं, वहां भी किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है, अगर 1,2 इज जस्ट 1,2 एंड 3,4 तुम्हारा दो है, यहाँ पर भी एक Z1 ले लिया और एक Z2 ले लिया, 3 + 4 आएगा। अब इस पे तुम्हें सेक्शन फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला कितना बनेगा? सेक्शन फार्मूला अगर इस पे लगाना हो तो दो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, एक्स कोऑर्डिनेट पे और वाई कोऑर्डिनेट पे, दोनों पे बनेगा। हाँ सर। ठीक, सेकेंड में अगर सेक्शन फार्मूला लगाना हो तो कितना कितना फार्मूला की जरूरत पड़ेगा? एक बार एक ही बार, सिर्फ Z1 Z2 पे लगा लोगे, करेक्ट। हाँ अब वेक्टर में आओगे तो वेक्टर में भी एक ही बार पड़ेगा, लेकिन वेक्टर में 3 कोऑर्डिनेट्स हो तो भी ये वैलिड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो या तो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स वेक्टर में तो कितने भी हो, आई जे के तीनों इन्वॉल्व हो सकता है। मीन्स ये वेक्टर जो है स्पेस में आ सकता है हमारा, ये स्पेस में हेल्प कर सकता है वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑर्थोगोनल सिस्टम्स बन जाते हैं। सो वेक्टर इज मोर वर्सेटाइल। अगर कोऑर्डिनेट देखो उसके, कॉम्प्लेक्स नंबर देखो उसके, वेक्टर देखो। कोऑर्डिनेट में कोई भी फार्मूला, अगर कोई भी हम लोग पोजीशंस की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, we need 2 formulas for x coordinate and y coordinate separately, but complex number में हमें क्या है, एक ही फार्मूला से काम चल जाता है। बट यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट का हम लोग स्पेस में नहीं जा सकते, प्लेन में जा सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एर्गेंट प्लेन होता है। तो सिर्फ प्लेन की बात करेंगे, और वेक्टर में हम लोग पूरे स्पेस में मूव कर सकते हैं, और कोई भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में अदर पोजीशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, वेक्टर में पोजीशन वेक्टर का फायदा हमारा ये हो जाएगा कि हम लोग कहीं भी किसी के रिस्पेक्ट में वेक्टर्स में निकाल सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारा जो है वर्सेटिलिटी बढ़ना शुरू हो गया, कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन वेक्टर, 3 डायमेंशन उसमें यूज हो रहा है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते। हेलो सर। देखो ये फैक्टर तुम्हारा, सर आपका आपकी स्क्रीन अटक रही है और वॉइस भी स्लो है, अटक रही है सर आपकी स्क्रीन और वॉइस। ओके ओके ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं 2 मिनट। बट नेटवर्क तो ठीक है यार, नेटवर्क देखो तो क्या है, वाइट है कि नहीं? नहीं सर, पहले रेड दिखा रहा था, अब व्हाइट दिखा रहा है। अभी वाइट दिख रहा हाँ है। अब भी वाइट दिखा रहा है, ओके पर फिर भी सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर है। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1 मिनट वेट, ठीक होने दो।
सो ठीक है, आवाज आ रही है ना? तो पोजीशन वेक्टर की बात करें और नॉर्मल वेक्टर की बात करें, तो नॉर्मल वेक्टर जो है उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है। नॉर्मल वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। मान लो मैं एक ये नॉर्मल वेक्टर, ये नॉट पोजीशन, ये तुम्हारा मान लो नॉट ए पोजीशन, ये नॉट ए पोजीशन वेक्टर, ये कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है। तो यहां पर अगर ए वेक्टर है तो इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी पैरेलली आप शिफ्ट करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये x है, ये y है, ये z है, दिख रहा है अब क्या? यहाँ पर तुम्हारा मान लो ए वेक्टर, सर दिख रहा है बट ब्लर है। ये ए वेक्टर, ये भी हो सकता है, ये भी ए वेक्टर हो सकता है। थोड़ा देर वेट करते हैं हम लोग, आप ठीक होने दो। दिखने लगेगा तो बताना, और बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है अभी तो फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। सर ठीक हो गया अब? हाँ सर, अब बेटर दिख रहा है। ओके, हाँ हाँ सर सर, अभी हो तो गया देख, ठीक। हो गया। देखो वो जो मैंने एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल स्पेस बनाया है, उसमें आप देख रहे हो कि ए वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट कर पा रहा हूँ। दैट इज पॉसिबल इफ इट इज नॉट ए पोजीशन वेक्टर, एक नॉर्मल सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है और कुछ डायरेक्शन है वेक्टर्स में। लेकिन जैसे ही पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, लेट A be a point whose position vector PV से डिनोट कर दें, उस पोजीशन वेक्टर A is I cap plus J cap plus K cap, अगर ऐसा तो अब हम लोगों को शिफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये X होगा, ये Y होगा और ये Z होगा। यहां से ऑरिजिन से तुम्हें इसको इस तरह से ज्वाइन, और ये तुम्हारा ए वेक्टर है। अब तुम यदि चाहते हो कि इसको पैरेलल शिफ्ट करना, यू कैनॉट शिफ्ट बिकॉज दिस विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो ये पॉइंट ही फिक्स हो गया, यहाँ पर आप पैरेलल शिफ्ट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर। डायरेक्शन यहाँ भी है, मैग्नीट्यूड यहाँ भी है, बट नॉर्मल वेक्टर्स में आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते थे। वो पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड होते हैं, उसके डायरेक्शन होते हैं, बट पोजीशन वेक्टर्स में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, बट उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है ऑरिजिन, और ऑरिजिन से जो भी मैग्नीट्यूड है उतना डायरेक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं, और डायरेक्शन पता है तो उतने ही उस डायरेक्शन में जाएंगे। करेक्ट? क्या समझ में आया सबको? पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? हाँ सर। अगर हमने वो पोजीशन वेक्टर को शिफ्ट किया तो फिर हमको ओरिजिन को भी उतना ही शिफ्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, अब पोजीशन वेक्टर को क्यों शिफ्ट करेंगे? ऑरिजिन तो जब रेक्टेंगुलर एक्सिस करते हैं तो ऑरिजिन कोई ना कोई तो मानते हो ना, एक्सिस को, पोजीशंस को नहीं बदलेंगे, वो तो वही रहेगा। ठीक है? हाँ ठीक है सर। अब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन ये सब तो यहाँ पे करने का जरूरत है नहीं। हम शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन जो है, हम लोग वेक्टर में क्या होता है, अपने हिसाब से ऑरिजिन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। जो हमें अच्छा लगता है ऑरिजिन, वो ऑरिजिन हम लोग कंसीडर करते हैं।
हमें अगर लगता है कि सेंट्रोइड हमारा ओरिजिन सबसे अच्छा है तो हम लोग उसी को ओरिजिन मान लें। क्लियर है? हाँ सो नाउ अगर तुम्हें कभी ए बी वेक्टर बताना हो, ए बी वेक्टर क्या है, और मैं ये रेक्टेंगुलर एक्सिस बना रहा हूँ एक्स वाई एंड जेड। ए कहीं ये पॉइंट है और बी कहीं ये पॉइंट है, ए बी वेक्टर बनाना है। तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ना लगाकर डायरेक्ट बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज सफिशिएंट। ये सफिशिएंट है, ट्रायंगल लॉ ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तो ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए वेक्टर, ये होगा, यही आंसर होगा। आप देख सकते हो ट्रायंगल लॉ से भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो लॉ भी कोई गलत तो है नहीं, है तो सही लॉ वो भी। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तुम्हें क्या ए बी वेक्टर निकालना है, और ए बी वेक्टर तो तुम कह सकते हो बी माइनस लॉ से ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर होगा, ये तुम कह सकते हो। ए बी इक्वल्स ना? टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो ये जो हम लोग ट्रायंगल लॉ का स्टेप्स लिख रहे हैं इतना बड़ा, उससे अच्छा है डायरेक्ट इसी को हम लोग यूज करें। क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और हमें ये रिजल्ट फंडामेंटल रिजल्ट है, ऑलवेज कहीं भी कुछ रिजल्ट की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल कभी नहीं करते। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हम लोग कर सकते हैं, तो ए बी वेक्टर ये होगा। तो वी शुड यूज ऑलवेज दिस वन, इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया पोजीशन वेक्टर का बात? हाँ सर। यूनिट वेक्टर सभी लोग जानते हो, मैं एक बार यहाँ पर बताने की जरूरत ना समझू यूनिट वेक्टर क्या होता है। एवरीवन नोज, लाइक ए वेक्टर अगर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर एवरीवन नो, ए वेक्टर बताइए। ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हाँ देखो, जिस शर्माना ने मत, अगर तुम्हारा फिजिक्स किसी कारण से वीक रह गया है तो वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पर ट्राई करो उसको ठीक करने का। आई कैप प्लस ए वेक्टर बाय 2k कैप तो अपॉन 3। मॉड ए वेक्टर अलग से निकालिए स्टेप बाय स्टेप। मॉड ए, आई का कॉफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही तो होता है मॉड ए, होता है ना? याद आया सबको? हाँ सर। 3 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये 3 हो गया। तो तुम्हारा आंसर, कहीं बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आप उसको स्टॉप कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 3, ये आई प्लस 2j प्लस 2k बाय 3। इस तरह से आप यूनिट वेक्टर कहीं भी निकाल सकते हो। एक और कॉन्सेप्ट होता है जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर की क्यों जरूरत है? कोई बता सकते हो व्हाई जीरो वेक्टर रिक्वायर्ड? हाँ,
मान लो तुमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया, ये सी वेक्टर हो गया, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर हो सकता है, एक वेक्टर भी बनेगा ना। दो वेक्टर का एडिशन हो या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो, ऑलवेज विल बिकम ए वेक्टर। लेकिन अगर तुम्हारा कभी ऐसा हो जाए ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप और बी वेक्टर भी आई कैप प्लस 2 जे कैप हो जाए, सर आपका वीडियो तो अब ए माइनस बी क्या बनेगा? जीरो वेक्टर। क्या इसे जीरो ऐसे जीरो लिख दोगे? नहीं कैंसिल कर सर, दो, जीरो लिख दो। डायरेक्शन जीरो पे तुम होगा तो उसका। वेक्टर लिखोगे, जीरो वेक्टर। हाँ सर। बुक्स में इसे कभी कभी ये साइन ना लिखकर इसको डार्क में लिखता है। बैकग्राउंड से जहाँ साउंड आता है उसको स्टॉप कीजिए। सो जीरो फैक्टर ये है, तो ये सब जस्ट फॉर द नॉलेज। So now come to multiplication of vector. और before multiplication of vectors एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। Let A cap, B cap, C cap are the unit vectors. Then find the maximum value of find the maximum value of A cap minus B cap mod square plus B cap minus C cap mod square plus C cap minus A cap mod square। इसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर A cap प्लस A cap B cap C cap आर द यूनिट। तो यदि तुम लोगों को मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया है तो मैं डायरेक्ट ही डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। सो वी स्टार्ट विद दिस A कैप माइनस B कैप मॉड स्क्वायर। तो ये क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू कोई बता सकते हो, ये क्या होगा? सर मॉड ए का स्क्वायर आपका वीडियो अटक गया फिर से। वीडियो अटक गया। आगे क्या होना चाहिए जिससे पूछते हैं वो बताओ, तुम भी बताओ है क्या? इसके आगे का स्टेप बताओ। जानवी नहीं है, कहाँ है? सर मैं बताऊं? कौन बोल रहे हो? ईसा? हाँ सर। हाँ बताओ। हाँ सर। सर ये होगा -2 mod हाँ। ऑफ A कैप यस। इंटू B कैप हाँ और cos ठीक है। थीटा। यही इसको हम लोग इस फॉर्म में ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप भी लिख सकते हैं। दोनों सेम ही है ना, ए डॉट बी किसने बताया था? ए डॉट बी क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके।
So similarly, you can find value of this a cap minus b cap mod स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी तुम फाइंड कर सकते हो। सॉरी, ए बी कैप माइनस सी कैप, बी कैप माइनस सी कैप क्या ये होगा बी कैप मॉड स्क्वायर प्लस सी कैप मॉड स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी। सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। इसमें नेटवर्क चला गया था, आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। तो ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर की वैल्यूज लिखा, फिर बी कैप माइनस सी कैप मॉड स्क्वायर एंड सी कैप माइनस ए कैप मॉड स्क्वायर। तो ए कैप बी कैप और सी कैप का मॉड तो 1 1 1 है। सो ये हाँ सर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। जो वैल्यूज हमें निकालनी है वो 6 हो जाएगा और माइनस 2 -6 हो जाएगा ए कैप बी कैप प्लस बी कैप सी कैप एंड प्लस सी कैप ए कैप। अब हमें देखना है ये मैक्सिमम कब होगा। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला पार्ट क्या है, मिनिमम होगा। तो अब तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो cos सर थीटा उसको हम cos ट्राई अल्फा करो। प्लस cos बीटा प्लस cos गामा लिख सकते हैं अंतर। कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा लिख सकते हो, ठीक है। और सर उसकी वैल्यू -3 होगी मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम।
मिनिमम -3 होगी। -3 कब होगी? जब अल्फा बीटा गामा पाई हो। सब पाई हो। तो अल्फा बीटा गामा सब पाई हो सकता है क्या? सर 2 को ओवरलैप करना पड़ेगा फिर। तो नहीं हो पाया ना। सर मुझे नहीं समझा। कहाँ पर बताओ? नहीं ये समझा, प्रथमेश जो बोल रहा था वो नहीं समझा। हाँ, प्रथमेश जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा था कि तीनों एंगल पाई नहीं हो सकते। मान लो ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, बी और सी के बीच का एंगल बीटा है, और सी और ए के बीच का एंगल गामा है। तो ए डॉट बी क्या होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, तो ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ बी कैप कॉस अल्फा होता है, राइट? लेकिन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी तो 1 है ना, तो कॉस अल्फा सिर्फ हो जाएगा। मीन्स ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू कितनी आएगी? ये कॉस अल्फा आएगी। सो जो ब्रैकेट्स में जो पार्ट देख रहे हो, ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा आएगा। तो प्रथमेश का सोचना है कि ये क्यों ना पाए पाए पे आ जाए। मीन्स ये जो वैल्यू हाँ है सर, वो मतलब -1 आना चाहिए सब कॉस के वैल्यू, जिससे वो कॉस अल्फा मिनिमम कॉस हो बीटा जाएगा। कॉस गामा, ये वैल्यू, ये ब्रैकेट की वैल्यू जितनी हो गई अगर, तो इसका कहना है कि ये भी -1 कर लेते, -1 कर लेते, बट इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ सर अल्फा समझा। बीटा गामा एंगल्स है बिटवीन द वेक्टर्स, और अगर हाँ सर। दो वेक्टर के बीच का एंगल पाई है, और तो तीसरा पाई कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। हाँ सर। सर तो फिर सबको इक्वली प्लेस करते हैं Yes, 120 डिग्री पे। बिल्कुल सही है। 120 डिग्री को इक्वली प्लेस कर। बट हाउ वी कैन डिसाइड मैथमेटिकली? ये सर- बिल्कुल सही है, 120 पे आ जाएगा। मैथमेटिकली भी हम लोग कर सकते हैं। That सर वो three मैक्सिमा vectors और है। मिनिमा मेनली उस पे ही होता है जिसपे कि सब कुछ इक्वल हो जाए, ऐसे जहाँ पे सिमेट्री हो जाए। सही है, सही है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। हेलो इस सर। रिजल्ट को सम ऑफ 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर्स का, करेक्ट ना? ये ग्रेटर देन हाँ इक्वल सर। टू 0 होगा, और इसकी वैल्यूज जब तुम निकालोगे तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, और प्लस ये होगा 2। यहाँ पर बहुत लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ उसको एक बार और फिर से समझाएंगे। प्लस सी कैप ए कैप, ये डॉट है हर जगह, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस 2 ए कैप बी कैप प्लस बी कैप सी कैप प्लस सी कैप ए कैप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नाउ ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू? ये इससे बड़ा है, तो यही मिनिमम वैल्यू होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो व्हाट इज योर आंसर? मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो 9। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 6 + 3 9। मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गया। क्लियर है? हाँ और एक बात जो इसने बोला 120, दैट इज आल्सो करेक्ट। इक्वलिटी होल्ड कब हो रहा है? इक्वलिटी होल्ड होने का मतलब है कि ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इक्वल टू 0 होना। इक्वलिटी तभी हुई ना जब ये -3/2 है। कब है? जब ये 0 है। और रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर 0 कब होता है? रिजल्टेंट ऑफ 3 इक्वल वेक्टर्स, 3 इक्वल
vector is 0 if they are at 120 degree. They are at 120 degree. तभी रिजल्टेंट उसका 0 होगा. मीन्स एक वेक्टर इधर हो, एक इधर हो और एक इधर हो, तभी ये 0 होगा. इस तरीके का सिचुएशन बनेगा तो मीन्स ये 120 होगा, ये भी 120 होगा और ये 120 होगा. Then only resultant will be 0. समझ में आई बात? हाँ सर. हाँ सर. दिक्कत है तो बताओ. नहीं सर, आप रब मत करिए. नहीं करेगा. सर ये 3 कैसे है, एक बार वो बताओ ना. कौन सा 3? यहाँ पे 3, वो 3 + 2, वो जो पूरा ये 3 ब्रैकेट है ना. है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है ना. 1 + 1 + 1 3 हो गया. ये क्या था? अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा वो सर एंगल से रिलेटेड कोई मतलब है क्या. नहीं आसान है. So this is very important fact जो आपको याद होना चाहिए. Resultant of 3 equal vectors is 0 if they are at 120 degree. हो गया. होगा. तो अब मैं एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा यहाँ पर, उससे तुम लोग को याद तो तुम लोग को हर कुछ है वहां पर जहाँ जिस पार्ट में मैं जा रहा हूँ. ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये मान लो A कैप है और ये B कैप है और ये C कैप. तो सबके मैग्नीट्यूड सेम हो गए. या फिर तुम इसकी जगह F1 वेक्टर कर सकते हो, इधर F2 वेक्टर कर सकते हो और इधर F3 वेक्टर. और लिख लो F1 मॉडुलस इक्वल टू F2 मॉडुलस इक्वल टू F3 मॉडुलस. और ये सब के सब 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, सभी 120 डिग्री पे हैं. सो इन केसेस में रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 होगा. रिजल्टेंट जो है 0 होगा. अगर ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री, रिजल्टेंट विल बी 0. रिजल्टेंट 0 होगा. क्या ये पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ सर. हाँ सर. सबको याद है ये? वो भी कर सकते हो ना, A + B + C मॉड स्क्वायर से भी कर सकते हो. 120 है, 120 है, 120 है तो कर पाओगे. अब देखो जो तुम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हो, वहां पे जो बॉन्ड होते हैं एक्चुअली फोर्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करता है. मान लो हम लोग सबसे सिंपल सा एग्जांपल लें, जहां sp2 हाइब्रिडेशन होता है. बताओ कोई. BCl3 होता है क्या? हाँ सर, होता है. होता है.
BCl3। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड्स है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स है। एक्चुअल में ये क्या है, फोर्स कोई तो क्रिएट कर रहा है, और जब रिजल्टेंट 0 होगा तभी तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगा। हाँ मान लो कि ये वाला थोड़ा इसके इधर आ गया, ये 120 पे नहीं रहा, ये इधर आ गया, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल कर देगा ना। हाँ सर। सर तो इसलिए इसको कहाँ रहना पड़ेगा, ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहां पर कि रिजल्टेंट 0 हो, इधर से ये इसको बैलेंस करे, इधर से ये इसको बैलेंस करे, इधर से बैलेंस कर पाए, मीन्स एनर्जी मिनिमम हो जाए। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो एनर्जी भी मिनिमाइज हो जाएगी BCl3 में। क्लियर है ये पॉइंट? इसलिए यहाँ पर एंगल जो है 120 डिग्री रहता है, लेकिन कभी कभी 120 से शिफ्टिंग भी हो सकता है। कब? कोई एक बॉन्ड जो है थोड़ा ज्यादा पावरफुल, कोई एक बॉन्ड। अब वो कैसे हो सकता है? मान लेते हैं यहाँ पर हमने BCl बनाया, इधर Cl बनाया, पता नहीं कंपाउंड बनता हो कि नहीं, हमें पता नहीं। ये अगर ऐसा कुछ है, अब बॉन्ड एंगल जो है 120 से कम भी हो सकता है। क्यों? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इधर की ओर ज्यादा आ गया है ना, इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन की निगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर ज्यादा आ गया, लेकिन ये वाला इधर है। तो इस कारण से जो फोर्स आएगा 120 अगर था तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, इस जगह इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी ये इसको कम रिपेल कर पाएगा, ये इसको कम रिपेल कर पाएगा, ये रिपल्सन फोर्स कम हो गया तो इधर की ओर शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी अभी जो देख रहे हो ये इधर आ जाएगा। जो रिपल्सन थ्योरी ये सब अगर पढ़े होंगे तो सब मैथमेटिक्स से थोड़ा सा इधर आएगा, यानी ये एंगल 120 से कम हो जाएगा। हो सकता है ये एंगल तुम्हारा 115 हो जाए और ये 115 हो जाए, और ये तुम्हारा पॉसिबल है कि 10 बढ़ जाए 130 डिग्री हो जाए, ऐसे कुछ चेंजेस हो जाए। तो सेम चीज sp3 मीन्स 109 डिग्री के आसपास भी होता है। सेकेंड पार्ट कि 3 वेक्टर्स जो है रिजल्टेंट उनका 0 तभी होगा जब वो एक प्लेन में। अगर 3 वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है जब सेम प्लेन में हो। अगर कोई भी एक वेक्टर डिफरेंट प्लेन में होगा तो उसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। यू कैन राइट डाउन दिस पॉइंट आल्सो, हम लोग इसको आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। 3 वेक्टर्स हैव रिजल्टेंट 0 if and only if they are in the same plane। अगर डिफरेंट प्लेन में है तो उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। हाँ 4 वेक्टर्स में हो सकता है। किसी को डाउट है इसमें? ये सब बातें नई नहीं लगनी चाहिए, नई अगर नई लग रही है तो बोलो, मीन्स न्यू थिंग्स नहीं होना चाहिए, ये ओल्ड पार्ट है, तुम लोग जानते होगे इसको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मॉडुलस के फॉर्मूले। a प्लस बी मॉड स्क्वायर। हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अभी हम लोगों ने जस्ट बोला a प्लस बी डॉट a प्लस बी भी लिख सकते हैं। a प्लस बी मॉड स्क्वायर को a प्लस बी डॉट a प्लस बी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, ऐसे। तो ये मॉड a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b प्लस मॉड b स्क्वायर, so it means mod a square plus mod b square plus 2
ए डॉट, ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट अलग से भी डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। सो अब ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट प्लस सी डॉट 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। यही तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो कितने भी वेक्टर्स हो इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो। इसे रब कर रहा हूं। हाँ सर। A1 वेक्टर प्लस B1 वेक्टर प्लस C1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस C2 वेक्टर। फाइंड करना है कि इसको इसकी वैल्यूज क्या है? ये वैल्यू अगर बोलोगे तो तुम लिख सकते हो इसको A1 प्लस B1 प्लस C1 इंटू A2 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस C2 वेक्टर आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया था। सर हमें क्या करना है? एक मिनट मैं बता रहा हूँ, कुछ मैं रिजल्ट बताने वाला हूँ इस जगह पर। वन वेक्टर प्लस लेट ए इज ए वेक्टर और ए वेक्टर है तुम्हारा A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये सब सारे रिजल्ट हैं, तुमको इसको यूज आगे पड़ेगा। एंड बी वेक्टर इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सो अब व्हाट इज A डॉट बी? A डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। प्लस A3 B3। हाँ सर। और इसकी वैल्यू तुम ऐसा भी बोल सकते हो मॉड A मॉड B cos थीटा बोल सकते हो। हाँ सर। थीटा इज एंगल बिटवीन A and B। थीटा इज एंगल बिटवीन
A and B. So now you can write A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 equal to mod A mod B cos theta is less than equal to mod A mod B. कर सकते हो? यदि इस cos थीटा की जगह 1 लिखते हो तो वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी ना। cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है। हाँ सर सही। So A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 is less than equal to A vector modulus of A। ये होगा तुम्हारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ B B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर होगा, राइट? हाँ सर। तो एक रिजल्ट तुम्हारे पास इनइक्वलिटी का रिजल्ट आ गया, इनइक्वलिटी का रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 होल स्क्वायर. This is one of the inequality, and equality holds. Equality holds when? कब इक्वलिटी होल्ड करेगा बताओ, इसमें कुछ सोच के बता सकते हो इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? A1 equals to B1, A2 equals to B2. cos थीटा इक्वल जबकि ये cos थीटा 1 हो जाए, ठीक है? इक्वलिटी सही बोल रहा है प्रथमेश, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, और cos थीटा 1 होने का मतलब है थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0. थीटा 0 मीन्स टू वेक्टर्स आर पैरेलल. अगर थीटा 0 है मीन्स A एंड B आर पैरेलल. सर A1 equals to KB1 बोलेंगे ना? क्या चीज A1? हाँ करेक्ट, सही बात है. पैरेलल हम लोग बोल रहे हैं, A B आर पैरेलल, इक्वल तो बोल नहीं रहे. तो पैरेलल कब होगा? दो वेक्टर जब A1 बाई B1 A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B2. ये तुम्हारा कंडीशन हो जाएगा इक्वलिटी होल्ड करने के लिए. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ये रिजल्ट जो तुम देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो इसको डॉट प्रोडक्ट से हम लोग कर सकते हैं. हाँ बोलो. फिर अगर पैरेलल होंगे तो cos थीटा -1 भी आ सकते हैं ना? cos थीटा देखो वो ठीक है, फिजिक्स में जो है पैरेलल एंटी पैरेलल ये सब का कंफ्यूजन रहता है. तो वेक्टर्स में हम लोग पैरेलल जो है थीटा इक्वल टू 0 को ही मान ले और थीटा इक्वल टू पाई को एंटी पैरेलल मान ले. बट कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरी है कि एंटी पैरेलल कुछ होता नहीं है, ठीक? बट हम लोग कन्वीनियंस के लिए आपस में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, एक पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल को कंसीडर कर लें, ठीक है ना? हाँ सर. कुछ लोग कह सकते हैं कि एंटी पैरेलल बोलना अच्छी बात नहीं है, कुछ एंटी पैरेलल वर्ड्स होता नहीं है. बट फॉर बेटर कम्युनिकेशन अमॉन्ग मी एंड यू वी कैन इंट्रोड्यूस एंटी पैरेलल पाई के लिए. नोट कर लिया सबने? हाँ सर. एक मिनट.
ठीक है सर, हो गया। नाउ दिस कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n टर्म्स। ये जो रिजल्ट है इसको तुम इस पे भी एक्सटेंड कर सकते हो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1 a2 b2 प्लस an bn whole square, and equality holds if a1 by a2 b1 by b2 equal to an by bn। ये भी तुम इसको एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ तक। इस हमने डायमेंशन को बढ़ा दिया, 3 डायमेंशन से n डायमेंशन कर दिया। फिर वहाँ पे a1 by b1 आएगा। गलत लिख दिया मैंने, हाँ a1 by b1। और सर वहाँ पे a2 रहेगा b1 की जगह। ठीक है, हो गया सर। so now we start with dot product, very important topic, dot product। so a dot b, which is mod a mod b cos थीटा होता है, and what is थीटा। सभी लोग स्टेट बोर्ड के बुक से भी क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। ये थीटा है, थीटा मेजर कैसे करना है आप लोग को पता होना चाहिए। मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो थीटा इसको एक्सटेंड कर लो और फिर से यही थीटा एंगल होगा। मीन्स हेड टू हेड में मीट करना चाहिए या टेल टू टेल मीट करना चाहिए, तब जो एंगल मेजर होगा वही तुम्हारा थीटा होता है, हेड टू टेल एंड टेल टू टेल। सो ए डॉट बी, इसके हेल्प से तुम एंगल निकाल सकते हो। एंगल विल बी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए, मॉड बी होगा, इस तरह से एंगल निकाल सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज प्रोजेक्शन। डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोग बहुत कुछ फाइंड करते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मान लो ये वेक्टर एक बी वेक्टर है इधर, और इधर एक ए वेक्टर है, ए पोजीशन यहाँ पर ए वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर ये। तो ए डॉट बी कैप क्या हो? अगर बी वेक्टर पता है तो आप इजीली बी कैप भी निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी कैप अब देखते हैं क्या बनने वाला है। इसको ओरिजिन मान लिया, इसको एम मान लिया, और ये थीटा। ए डॉट बी कैप होगा मॉड ए मॉड बी कैप कॉस थीटा, और बी कैप का मॉड तो 1 ही होगा, तो मॉड ए कॉस थीटा। अब बताओ ए डॉट बी कैप मैं कह रहा हूं मॉड ए कॉस थीटा, तो मॉड ए कॉस थीटा कौन सी वैल्यू होगी? तो यहाँ सभी लोग ऑब्जर्व करो, बिल्कुल मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अब उसका मॉड प्रोजेक्ट ए ओ ए है,
मॉड ए प्रोजेक्शन ओ ए है, ठीक। और इन ट्रायंगल ओ ए एम 90 डिग्री, at m it is 90 degree, so cos theta will be OM by OA। तो आप देख पाओगे OM क्या है, OA cos theta and OA is mod A cos theta। आपने क्या देखा, जो mod A cos theta है यही तुम्हारा OM है, और यू कैन से A डॉट बी कैप। मीन्स जब भी A डॉट बी कैप करते हो तो तुम्हें प्रोजेक्शन मिलता है, प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। सर हाँ, यस। सर ये एंगल लेते वक्त अपने को हेड टू हेड करना मतलब हेड टू टेल हाँ। करना पड़ेगा ना? हेड टू टेल कभी नहीं करना होगा, हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल करना होगा, हेड टू टेल नहीं ले सकते। सर मतलब आपने देखो एंगल लेते वक्त आपने 2 डायग्राम ड्रॉ किए, तो उनमें से मतलब कैसे मुझे एंगल लेने में दिक्कत होती है? ओके, तो ऐसा करो, मेरे सर जो है मुझे बताते थे एंगल तुम लो जब वेक्टर पुलिंग टेंडेंसी में, वो हेड टू हेड टेल टू टेल कुछ नहीं बताते। जब हम लोग पढ़ते थे अपने शहर में या गांव में, जो भी कह लो, तुम लोगों के मुकाबले तो गांव ही था, तो पुलिंग टेंडेंसी क्या होता है, पुल कर पाए वेक्टर को। अगर ये वेक्टर मान लो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर जो है हो गया, ये वाला वेक्टर तुम्हारा पुशिंग टेंडेंसी होती है, पुश कर रहा है, और ये इधर जो है पुल कर रहा है, ठीक है। इसको पुलिंग कहते थे और इसको पुशिंग। तो उनका कहना था क्या, जो पुशिंग टेंडेंसी है इसको भी एक्सटेंड कर दो आगे इस तरह से, ठीक है, और इसको अब जो है ये पुलिंग टेंडेंसी होगी, ठीक। तब ये पुलिंग है, ये भी पुलिंग है, इस दोनों के बीच का एंगल ये थीटा। उनका कहना ऐसा था। ठीक है, लेकिन आज की जो थ्योरी है, आज की थ्योरी में तुम्हारा वेक्टर जो है, जो वेक्टर का जो अटैचमेंट है वो तुम्हारा हेड टू हेड या टेल टू टेल होना चाहिए। अभी जो देखो ये पोजीशन तुम्हारा होता है टेल का पोजीशन, यहां बताओ सर, ये हेड होता है, जहां पर एरो दिया ना वो हेड हो जाता है, और यहाँ पर हेड, तो इस वेक्टर का हेड यहाँ है और इस वेक्टर का टेल यहाँ है। समझ में आई बात? इस वेक्टर का हेड यहाँ है और इस वेक्टर का टेल यहाँ है, तो हेड और टेल से वेग नहीं बताएंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब दोनों का टेल यहाँ पर मीट कर रहा है, तो अब इस एंगल को तुम बोलते, दोनों का टेल यहाँ पर मीट कर रहा है, तो इसको ये तुम्हारा एंगल होगा। ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पार्ट को। जब वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस पार्ट इज हेड, दिस पार्ट इज हेड, और यहां पर का पार्ट टेल है, जहां एरो है वो हेड है और ये टेल है। तो अगर वेक्टर टेल टू टेल यानी कि दोनों का टेल अटैच है, तो ये एंगल तुम्हारा ठीक है, मेजर कर सकते, ठीक। और हमें पता है वेक्टर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर ये तुम्हारा है ऐसा सिचुएशन, तो देखो ये फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको ए वेक्टर मानते हैं, इसको B। अब ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर का यहाँ टेल है ना, ये क्या है, टेल है, और बी वेक्टर, सॉरी, ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल मीट कर रहा है। ए वेक्टर का हेड मीट कर रहा है और बी वेक्टर का टेल मीट कर रहा है, तो काम नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहने दो बी वेक्टर को, लेकिन ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऐसा बना दो,
अब देखो दोनों का टेल मीट कर रहा है, तो अब एंगल आप ये बोल, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे रहने दो, ये बी वेक्टर, और इस ए वेक्टर जो यहाँ पर था इसको ऊपर लेके चलेगा यूं। अब दोनों का हेड मीट कर रहा है तो ये फिर थीटा तुम ले सकते हो। यहाँ पर दोनों का हेड मीट करना मीन्स एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हेड और टेल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर अटैच हो रहा है, तो आइदर मेक बोथ पॉइंट जहां अटैच है वो हेड हो जाए, या बोथ पॉइंट जहां अटैच है वो टेल हो जाए, देन यू कैन टेक दैट एंगल। क्या सही है? समझ में आया? हाँ सर। तो तुम देख सकते हो हम लोग किस तरीके से एंगल मेजर कर सकते हैं। ये पोजीशन है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। सो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, राइट ना? ये वेक्टर बना सकते हो, इधर ए कर सकते हो, या फिर इस ए को इधर कर सकते हो, ये भी ए कर सकते हो, या इसको तुम इधर भी बना सकते हो, या बी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ये शिफ्टिंग हो गई। तो कहां पर जो है हेड से अटैच है और टेल से अटैच है। इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे ए और बी के कौन कौन से पॉइंट अटैच हैं? हेड है या टेल है, या हेड टेल है? क्या है? टेल यहाँ पर टेल है, यहाँ पर टेल अटैच है। ठीक है, यहाँ पर बताओ कौन अटैच है? हेड टेल। अगर इसको ले लो, अगर ये वाला सिचुएशन ले, ये सिचुएशन ले, तो हेड टेल अटैच है। लेकिन अगर इसको कंसीडर कर ले, ये वाला, तो टेल हेड। टेल हो जाएगा ना फिर। तो अगर इसको कंसीडर करें, ये वाला पार्ट टेल। और उसी तरह से इसको कंसीडर कर ले तो हेड टेल, तो आसानी से आप पता लगा पाओगे एंगल्स का। और ये सब बहुत कंफ्यूज करता है। मैं तो, मुझे जो सर ने बताया पुलिंग टेंडेंसी, दैट इज बेटर मेथड। सो प्रोजेक्शन ये होगा OM का। अब बताइए, ये ए वेक्टर है और ये मान लो तुम्हारा बी वेक्टर, और मैं तुमसे पूछता हूं ए डॉट बी कैप का मॉड ये कौन सा लेंथ होगा? तो कैसे बताओगे ए डॉट बी कैप का लेंथ कौन सा होगा? ये एंगल थीटा होगा। बता सकते हो क्या होगा? क्या ये लेंथ होगा? ये वाला लेंथ होगा? ये लेंथ ए डॉट बी कैप? नहीं सर, नहीं होगा। ए से बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे। हाँ ये सर, लेंथ होगा। ए की शैडो बी पे आनी चाहिए। यस, जो यूनिट वेक्टर है उस पे प्रोजेक्शन होगा। बी कैप यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये बनेगा ये। और बेसिकली इट इज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब तुम्हें समझ में आया सबको? हाँ सर। ये ऑरिजिन मान लेते हैं, ऑरिजिन अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। ये ए है और इसको ए वेक्टर कर लिया और इसको बी कर लिया। दो बातें हैं, एक है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। सर हाँ,
अगर सर बी वेक्टर मतलब छोटा पड़ रहा होगा तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना प्रोजेक्शन के टाइम पे? बी वेक्टर छोटा पड़ रहा हो उससे क्या यूनिट वेक्टर करेंगे और क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अरे बी बहुत छोटा है, यूनिट वेक्टर कर लेना। हाँ सर। मान लो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/4 है, यूनिट वेक्टर करेगा तो बड़ा हो जाएगा, नहीं बड़ा हो जाएगा ना, हाँ सर बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ तक ही रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो बी कैप तुम्हारा यही तक रहा और ए वेक्टर यहाँ हो गया, ठीक, तब भी इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा वो यही लेंथ बनेगा। हाँ सर। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो ये हमने बताया तुम लोगों को, इसकी वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी कैप का मान होगा। दूसरा होता है प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। दूसरा है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। ये वेक्टर देखो, ये एक स्केलर नंबर आएगा, लाइक 5, 6, 7, 8 आएगा, लेकिन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी यदि करते हो तो ये वेक्टर बनना चाहिए। तो वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर के लिए तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो वेक्टर निकालने के लिए, तो फॉर वेक्टर you need magnitude and direction। तो यहां पर मैग्नीट्यूड तुम्हारा होगा ए वेक्टर बी कैप, राइट, और डायरेक्शन होगा बी कैप। तो ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर बनेगा, वेक्टर ये OM वेक्टर होगा और ये हो जाएगा ए डॉट बी कैप बी, ये हो जाएगा ए डॉट बी कैप बी कैप। दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर। तो देखो, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, प्रोजेक्शन वेक्टर डिफरेंट है। प्रोजेक्शन वेक्टर में फाइनली तुम्हें यूनिट वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है सबको? हाँ सर, ये लास्ट वाला पार्ट वापस बताओ ना। लास्ट वाला पार्ट देखो, किसी भी वेक्टर में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, वेक्टर को रिप्रेजेंट तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे उसका यूनिट वेक्टर पता हो और मैग्नीट्यूड पता हो। लाइक अगर मैं बोलूं कि वेक्टर जो है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है इन एक्स डायरेक्शन, 5 यूनिट है इन एक्स डायरेक्शन, तो वेक्टर क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड पता लग गया 5, मैग्नीट्यूड पता चल गया 5, हाँ। और एक्स का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन आई कैप, आई कैप। तो तुम्हारा आंसर 5 आई कैप हो जाएगा, 5 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5 यूनिट एंड its direction is and it makes an angle 45 degree with x-axis in anti-clockwise direction, positive x-axis in anti-clockwise direction, 45 degree, मैग्नीट्यूड 5 है। तो अब इसका आंसर क्या करोगे? पहले तो 5 यूनिट पता है, 5 यूनिट पता है। अब उसका डायरेक्शन सर उसको रिजॉल्व करके बोलेंगे ना फिर, मतलब नहीं नहीं नहीं,
उसका पहले तुम्हें जो है डायरेक्शन तुम्हें बताना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा उस डायरेक्शन। रिजॉल्व करने की जहां तक बात है वो तो 2 डायमेंशन में तुम रिजॉल्व कर पा रहे हो, हर जगह रिजॉल्व नहीं कर पाओगे 3 डायमेंशन में। तो युवराज कहना चाहते हो, बोलो क्या होगा? सर उसको मतलब cos 45 आई कैप प्लस sin 45 जे कैप करेंगे ना, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। हाँ, ये क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा उसका। यूनिट वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब भी तुमको कोई वेक्टर निकालना है उसका 2 पार्ट है, एक मैग्नीट्यूड है, एक यूनिट वेक्टर है। इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मैग्नीट्यूड अगर 5 पता है और यूनिट वेक्टर पता लग गया i प्लस जे बाय रूट 2। देखो i प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं है, i प्लस जे यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या है? i प्लस जे बाय रूट 2 है। i कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 इज योर यूनिट वेक्टर, और उसे अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर गलती से तुमने 5 i कैप प्लस 5 जे कैप कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। तो अभी आप लोग HSC बोर्ड की बुक से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेना खुद से। HSC बोर्ड का बुक है सबके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए और जेई के लिए तो है ही। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोग खुद कर लीजिएगा क्वेश्चन HSC बोर्ड से। डॉट प्रोडक्ट आगे का डिस्कस हम लोग करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या क्या उसमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ आएगा, क्वेश्चन होगा, देखना आप लोग। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स वाला क्वेश्चन होगा, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स होगा। तीसरा प्रोजेक्शन निकालने का क्वेश्चन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर, ये होगा। चौथा प्रोजेक्शन वेक्टर होगा। तो इस टाइप का आप करना, वहां सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दिया होगा, इजीली कर पाओगे। एटलीस्ट यू ट्राई टू सॉल्व। कल भी छुट्टी है, कल तुम लोगों को छुट्टी मैंने दे ही दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन एटलीस्ट आप उसमें से करोगे, स्टेट बोर्ड की बुक से 40 क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन ही करोगे सब। तब मैं आगे जो डिस्कस करूंगा समझ में आएगा। हाँ सर। सभी लोग स्टेट बोर्ड की बुक से सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बहुत दिया होगा। ठीक है, इन करते हैं क्लास को आज। हाँ सर। ठीक है सर। आज ट्यूटोरियल करना है तुम लोगों को या फिर सबको जाना है धूमधाम से गणपति लाने? कितने लोग जा रहे हो लाने के लिए बताओ, या शाम में लाने जा रहे हो? घर पे बनाया है, अरे वाह। हाँ। तो इस बार कोई लाने नहीं जा रहे क्या? सब लोग घर पे बनाए इस बार? तुम लाने जा रहे हो? ओके। और कोई लाने जा रहे हो? नहीं, ये तो फिर तो कारीगर लोगों की हालत खराब हो जाएगी, तुम लोग सारा बना लिया खुद से तो। ओके, बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय।